दोस्तों, एक शादीशुदा महिला जो दौलत के लालच में इस प्रकार से अंधी हो जाती है कि उसे अच्छे और बुरे का होश ही नहीं रहता है, और जब तक वह होश में आती है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से उसकी खुद की ज़िंदगी तो बर्बाद होती है, उसके साथ साथ और भी न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान जैसा कर्म करता है एक न एक दिन उसे अपने कर्मों का फल ज़रूर मिलता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये घटना है भारत की राजधानी दिल्ली शहर की। उत्तर पूर्वी दिल्ली का एक थाना पड़ता है उस्मानपुर। बात कर रहा हूं मैं 20 मार्च की दोपहर के करीब 2 बजे के आसपास। दरअसल इसी उस्मानपुर थाने में एक साथ ही 2 महिलाएं पहुंचती है और उसमें से एक महिला काफ़ी उदासी की हालत में पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरे पति पिछले 2 दिनों से कहीं लापता हो चुके हैं, उनका नंबर भी स्विच ऑफ बता रहा है। हालांकि दोनों महिलाएं जब थाने में पहुंचती है और इस तरह की बातें जब कहती है, पुलिस पहले दोनों को तसल्ली से बिठाती है और फिर पुलिस उस महिला से सवाल करती है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम रहने वाली कहाँ की हो। इस पर वो महिला पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहती है कि साहब, मेरा नाम शशिबाला है और मैं अपने पति इंद्रपाल और अपने 2 बच्चियों के साथ गौतम विहार के गली नंबर 5 में रहती हूँ। पुलिस फिर से शशिबाला से सवाल करती है कि तुम्हारा पति कब और कहां से गायब हुआ है। इस पर शशिबाला पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहती है कि साहब, 17 मार्च को होली था, होली बेहतर तरीके से गुजरा और 18 मार्च को सुबह सुबह मैं अपने दोनों बच्चियों को लेकर अपनी बहन से मिलने के लिए जयप्रकाश नगर आ गई। दरअसल जो मेरे बगल में बैठी है मेरी छोटी बहन है, जिसका नाम है सुषमा। जब मैं अपने घर से निकली थी, मेरा पति घर पर ही बैठ करके शराब पी रहे थे। 2 दिन के बाद जब मैं अपनी बहन और दोनों बच्चियों के साथ अपने घर पर गई तो देखी दरवाजे पे बाहर से ताला लगा हुआ है। जब मैं अपने पति के नंबर पे फ़ोन की तो उनका नंबर भी स्विच ऑफ बताने लगा। इसीलिए मैं थाने में आ गई। शशिबाला जब ये सारी बातें पुलिस को बताती, उसके बाद से पुलिस शशिबाला के हितेरी पे उसके पति इंद्रपाल की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। उसके बाद से पुलिस अब इंद्रपाल के बारे में पता लगाने के लिए अपने 2 पुलिस कांस्टेबल को गौतम विहार में इंद्रपाल के बारे में पता लगाने के लिए भेजती है। दोनों कांस्टेबल जब गौतम विहार में जाते हैं और इंद्रपाल के पड़ोसियों से जब पूछताछ करते हैं तो पड़ोसी जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ साहब, इंद्रपाल शराब तो पीता था, लेकिन इंद्रपाल के ही बगल वाले कमरे में एक और व्यक्ति रहता था जिसका नाम था टिंकू, जिसकी उम्र है लगभग 28 साल के आसपास। दरअसल पड़ोसी दोनों कांस्टेबल से बताते हैं कि जिस दिन से इंद्रपाल गायब हुआ है उसी दिन से टिंकू भी कहीं गायब हो चुका है। पड़ोसी जब इस तरह की बातें कहते हैं, दोनों कांस्टेबल जब थाने में पहुंचते हैं ये सारी बातें अपने सीनियर अधिकारी को बताते हैं। तब जाकर के पुलिस को मालूम चलता है कि दरअसल एक नहीं बल्कि 2 लोग गायब हो चुके हैं। पुलिस को जब टिंकू के बारे में मालूम चलता है, पुलिस अब फिर से इधर शशिबाला को थाने में बुलाती है और शशिबाला से उसके पड़ोसी टिंकू के बारे में पूछताछ करती है। इस पर शशिबाला भी पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहती है कि साहब, टिंकू जो ठेकेदारी करता था और उसी ठेकेदारी के अंदर मेरे पति इंद्रपाल बेलदारी का काम करते थे। पुलिस शशिबाला से सवाल करती है कि टिंकू कहाँ पर है। इस पर शशिबाला भी पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ साहब, टिंकू भी पिछले 2 दिनों से कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। पुलिस शशिबाला से ही टिंकू का मोबाइल नंबर ले लेती है और फिर उसके नंबर पर फ़ोन करती है, लेकिन टिंकू का भी नंबर स्विच ऑफ ही बताता है। पुलिस को भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार जिस दिन इंद्रपाल गायब हुआ है उसी दिन से टिंकू भी कहाँ गायब हो गया है। उसके बाद से पुलिस अब इंद्रपाल के साथ साथ टिंकू को भी ढूंढना शुरू कर देती है। लगभग 2 दिन का समय गुजर जाता है, लेकिन बावजूद इसके दोनों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम चलता है। तभी 2 दिनों के बाद 23 मार्च को सुबह सुबह शशिबाला फिर से अपनी छोटी बहन सुषमा को लेकर के थाने में जाती है और पुलिस वालों से कहती है कि साहब, जो मैंने अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई हूँ, दरअसल मैं उसे वापस लेना चाहती हूँ। शशिबाला पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मैं जानती हूँ कि मेरा पति 1 नंबर का नशेड़ी है, कहीं चला गया होगा, आज नहीं तो कल वापस जरूर आ जाएगा। दरअसल मैं अपने गांव जा रही हूं, इसीलिए मैं पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना चाहती हूं। शशिबाला अपनी बात पुलिस वालों से कही रही थी, तभी उसकी छोटी बहन सुषमा भी पुलिस वालों से कहती है कि सब कल रात को 8 बजे मेरे घर पे टिंकू आया था और घर पे आने के बाद मेरी बहन से थोड़ी देर बातचीत किया, उसके बाद से वहाँ से चला गया। सुषमा जब टिंकू को अपने घर पे आने की बात पुलिस वालों से कहती है, पुलिस अब फिर से शशिबाला से सवाल करती है कि तुम्हें मालूम है कि टिंकू कहाँ पर है। इस पर शशिबाला पुलिस वालों को जवाब देते कि हाँ साहब, टिंकू आया तो था, लेकिन मुझे नहीं मालूम है कि वो रह कहाँ पे रहा है।
पुलिस शशिबाला से सवाल करती है कि जब टिंकू तुम्हारे घर पे आया था उसने तुमसे क्या बोला था। इस पे शशिबाला पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब टिंकू ही बता रहा था कि तुम अपने घर चली जाओ और घर जाने से पहले जो तुम अपने पति की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराई हो उसे वापस ले लो, क्योंकि तुम्हारा पति आज नहीं तो कल घर पे ज़रूर वापस आ जाएगा, इसीलिए मैं थाने में आई हूँ। हालांकि शशिबाला जब ये सारी बातें पुलिस वालों को बताती है, पुलिस को उसके बातों पर यकीन नहीं होता है। दरअसल पुलिस अब ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि शशिबाला कैसी औरत है जिसका पति पिछले 5 दिनों से गायब है। उसके चेहरे पे अपने पति को लेकर थोड़ी भी चिंता फिक्र नहीं दिखाई दे रहा है। अभी पुलिस इन दोनों से बातचीत कर ही रही थी, तभी शशिबाला की छोटी बहन सुषमा के नंबर पे टिंकू फ़ोन कर देता है। लेकिन सुषमा फ़ोन उठाने से पहले ही पुलिस वालों से कह देती है कि साहब टिंकू मुझे फ़ोन कर रहा है। इधर पुलिस को जब मालूम चलता है कि उसी वक्त ही टिंकू सुषमा के नंबर पर फ़ोन कर रहा है, पुलिस सुषमा से कहती है कि तुम उससे मिलने के लिए शास्त्री पार्क के बस अड्डे पर बुलाओ। सुषमा जब फ़ोन उठाती है तो उधर टिंकू सुषमा से कहता है कि सुषमा जी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बातचीत करनी है। इस पे सुषमा जवाब देते हुए कहती है कि ठीक है, तुम शास्त्री पार्क के बस अड्डे पे मिलने के लिए आ जाओ, मैं वहीं पे आ रही हूँ। टिंकू जब फ़ोन रख देता है, पुलिस अपने 2 कांस्टेबल को सुषमा के साथ शास्त्री पार्क के बस अड्डे पर भेजती है। लेकिन दोनों कांस्टेबल जब सुषमा के साथ बस अड्डे पर जाते हैं तो सिविल ड्रेस में जाते हैं। सुषमा जब बस अड्डे पर पहुँचती है, उसके थोड़ी देर के बाद उसके पास एक व्यक्ति आता है और आकर उससे बातचीत करने लगता है। इधर दोनों कांस्टेबल जब उस व्यक्ति को सुषमा से बातचीत करते हुए देखते हैं, जाकर उसे पकड़ लेते हैं और जब उससे उसका नाम पूछते हैं तो मालूम चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि टिंकू ही था। इसीलिए पुलिस टिंकू को गिरफ्तार करके थाने में लेकर आ जाती है और फिर टिंकू से इंद्रपाल के बारे में पूछताछ करती है। पहले तो टिंकू इधर उधर की बात करता है, लेकिन पुलिस जब टिंकू के ऊपर दबिश डालना शुरू करती है, आखिरकार टिंकू मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब इंद्रपाल अब इस दुनिया में नहीं है। दरअसल 6 दिन पहले ही मैंने उसकी हत्या कर दिया है। हत्या करने की जब बात कहता है, ये सुन करके पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है। लेकिन टिंकू जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद शशिबाला की छोटी बहन सुषमा भी एकदम से हैरान रह जाती है। दरअसल इंद्रपाल जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश हापुड़ जिले के भगवानपुर गाँव का रहने वाला है, जो पेशे से एक किसान है। दरअसल 10 साल पहले इंद्रपाल की शादी शशिबाला से होती है। शशिबाला जो हापुड़ के ही पटना मुरादपुर की रहने वाली है। दरअसल जिस दिन शशिबाला की शादी होती है उसी दिन ही उसकी छोटी बहन सुषमा की भी शादी होती है। इधर इंद्रपाल जब सुषमा से शादी कर अपने घर लेकर के आता है, बेहतर तरीके से जीवन तो गुजरता है, लेकिन जब 7 साल का समय गुजर जाता है, इन 7 सालों में शशिबाला कभी मां नहीं बन पाती है। इसीलिए इंद्रपाल अपनी पत्नी को लेकर के कई सारे डॉक्टरों से दिखाता है, जिसकी वजह से इंद्रपाल के ऊपर काफ़ी सारे कर्ज हो जाते हैं। इसीलिए 7 साल के बाद इंद्रपाल अपनी पत्नी को लेकर के दिल्ली शहर में आ जाता है। चूँकि इंद्रपाल ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, इसीलिए वो बेलदारी का काम करने लगता है, जिसमें जब उसे ठीक ठाक पैसे मिलने लगता है, उसके बाद से इंद्रपाल इसी गौतम विहार के गली नंबर 5 में एक किराए का कमरा ले लेता है और अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। जब 3 साल का समय गुजरता है, इन 3 सालों में शशिबाला 2 बेटियों की माँ भी बन जाती है। हालांकि इंद्रपाल जो भी पैसा कमाता है अपनी पत्नी और बच्चियों के साथ खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। इंद्रपाल जिस ठेकेदार के अंदर में काम करता है उसका नाम है टिंकू। टिंकू जिसकी उम्र है लगभग 28 साल, जो कुंवारा है, जो मूल रूप से बिहार प्रदेश के मुंगेर शहर का रहने वाला है। एक दिन इंद्रपाल जब अपने काम पर जाता है, टिंकू इंद्रपाल से कहता है कि दरअसल मैं एक किराए का कमरा ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो काम चल रहा है यहाँ पर आने के लिए मुझे काफ़ी समय लग जा रहा है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि यहीं के आसपास में मैं कोई किराए का कमरा ले लूँ। इंद्रपाल उसे समझाते हुए कहता है कि दरअसल मैं जो किराए पे कमरा लिया है उसमें 2 कमरे हैं, अगर तुम बुरा ना मानो तो उसी में से एक कमरा ले लो और एक कमरे में मैं अपनी पत्नी और बच्चियों के साथ में रह लूँगा। इंद्रपाल टिंकू को लेकर के जब अपने घर पे कमरा दिखाने के लिए लेकर के आता है तो पहले ही अपनी पत्नी से बता देता है कि ये मेरे ठेकेदार हैं और इनकी बेहतर तरीके से खातिरदारी करना। टिंकू जब इंद्रपाल के कमरे पे जाता है, इधर शशिबाला टिंकू की इतने बेहतर तरीके से खातिरदारी करता है जो देखकर टिंकू भी खुश हो जाता है और आखिरकार उसका दूसरा वाला कमरा किराए पर ले लेता है और फिर वहीं पर रह करके अपना काम करने लगता है। टिंकू जो कुंवारा तो था ही, ठीक ठाक पैसे भी कमा रहा था। जब वहाँ पे किराए के कमरे पे रहने लगता है, कभी कभार शशिबाला से भी बातचीत करता है और उसके बच्चे भी उसके कमरे पे आने लगते हैं, जिस वजह से टिंकू को उसके दोनों बच्चियों से भी लगाव हो जाता है।
टिंकू जब भी अपने कमरे पे जाता है तो अब शशि बाला के दोनों बच्चियों के लिए भी तरह तरह की मिठाई लेकर के जाता है। लेकिन इधर शशि बाला को जब मालूम चलता है कि टिंकू कुंवारा ही नहीं है बल्कि उसके पास अच्छा खासा पैसा है, अब शशि बाला का रुझान टिंकू की तरफ हो जाती है। दरअसल शशि बाला कैसे भी करके टिंकू को अपने प्रेम जाल में फंसाती नहीं है बल्कि अपने ही घर के अंदर उसके साथ अवैध संबंध भी बना लेती है। और दोनों के बीच में जब इस तरह का रिश्ता कायम होता है उसके बाद से ये सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं लेता है। हालांकि शशि बाला का टिंकू के साथ में जब इस तरह का रिश्ता कायम होता है, इस बात की जानकारी उसके पति इंद्रपाल को कभी नहीं मालूम चलता है। टिंकू भी शशि बाला से इस प्रकार से खुश हो जाता है कि अब जो भी पैसा कमाता है उसकी तमाम ख्वाहिशें भी पूरा करने लगता है, जिसकी वजह से शशि बाला भी एकदम से खुश रहने लगती है। और जैसे जैसे समय गुजरता है अब शशि बाला अपने पति से दूर होने लगती है, जिसकी वजह से अब इंद्रपाल और उसकी पत्नी के बीच में हर छोटी मोटी बातों को लेकर झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। लेकिन इंद्रपाल को यह मालूम ही नहीं चल पाता है कि आखिरकार उसकी पत्नी उससे दूर क्यों हो रही है। हर छोटी मोटी बातों को लेकर जब पति और पत्नी के बीच में झगड़े तकरार शुरू होता है, कभी कभार इंद्रपाल गुस्से में अपनी पत्नी की पूरी तरीके से पिटाई भी कर देता है। लेकिन बावजूद इसके शशि बाला अपने पति के नज़दीक जाने की कोशिश नहीं करती है। दरअसल शशि बाला के दिमाग में अब ये बैठ जाता है कि अगर कैसे भी करके अगर उसका पति इस दुनिया से हट जाता है फिर वो टिंकू से शादी कर लेगी, क्योंकि टिंकू के पास अच्छा खासा पैसा है। हालांकि इस बारे में जब टिंकू से बातचीत करती है, टिंकू भी उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन टिंकू शशि बाला से यह भी सवाल करता है कि तुम्हारे पति को रहते हुए हम दोनों एक कैसे हो सकते हैं। शशि बाला उसे जवाब देते हुए कहती है कि इसका रास्ता तुम्हें निकलना पड़ेगा। उसके बाद से टिंकू भी एक सही मौके का इंतजार करने लगता है। आखिरकार 17 मार्च को जब होली पड़ता है, बेहतर तरीके से होली गुजरता है। उस दिन टिंकू भी इंद्रपाल के परिवार वालों पे ढेरों सारा पैसा खर्च करता है और उसके साथ ही घर में बैठकर शराब भी पीता है। अगले दिन 18 मार्च को किसी बात को लेकर के इंद्रपाल और उसकी पत्नी के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है और इंद्रपाल अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करने लगता है। हालांकि इंद्रपाल जब अपनी पत्नी की पिटाई करता है उस वक्त टिंकू भी अपने कमरे पे ही मौजूद था। शोर शराबा जब सुनता है, आखिरकार टिंकू भी इंद्रपाल के कमरे में चला जाता है और उसे छुड़ाने की कोशिश करता है। लेकिन झगड़ा छुड़ाने की जब कोशिश करता है, इंद्रपाल उसे झटक देता है, जिसकी वजह से टिंकू भी एकदम से गुस्से में आ जाता है और इंद्रपाल को पकड़कर उसके सर को दीवार में काफ़ी जोरदार की टक्कर मारता है, जिसकी वजह से इंद्रपाल काफ़ी गंभीर अवस्था में वहीं पे गिर ही नहीं जाता है बल्कि गिरने के बाद बेहोश हो जाता है। इंद्रपाल तो बेहोश हो जाता है, लेकिन टिंकू और शशि बाला को लगता है कि शायद इंद्रपाल की मौत हो चुकी है। मौका को देखते हुए शशि बाला टिंकू से कहती है कि अब आगे जो कुछ भी करना है तुम संभाल लेना, मैं अपनी दोनों बच्चियों को लेकर अपनी बहन के पास प्रकाश नगर में जा रही हूँ। उसके बाद से शशि बाला अपने दोनों बच्चियों को लेकर कमरे से बाहर निकल जाती है और जैसे ही बाहर निकल जाती है उसके बाद से टिंकू भी इंद्रपाल की गला दबाकर हत्या कर देता है। इंद्रपाल की मौत तो हो जाती है, लेकिन अब टिंकू को समझ में नहीं आता है कि उसकी डेड बॉडी को ठिकाने कैसे लगाए। जब दोपहर का वक्त होता है, आखिरकार अपने एक दोस्त संदीप के नंबर पर फ़ोन करता है। संदीप जिसकी उम्र है लगभग 24 साल, जो नागलोई में रहता है। दरअसल संदीप भी जो मूल रूप से टिंकू के ही गांव का रहने वाला है। टिंकू जब संदीप के नंबर पर फ़ोन करता है, उससे कहता है कि यार मैं एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ, तुरंत ही तुम मेरे कमरे पे आ जाओ। करीब रात्रि के 8 बजे के आसपास संदीप जब टिंकू के कमरे पे पहुंचता है, तब जाकर के टिंकू संदीप से कहता है कि दरअसल गलती से इंद्रपाल की मेरे हाथ मौत हो गई है, इसीलिए मैं उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए तुम्हारी मदद चाहता हूँ। संदीप से जब मदद मांगता है, आखिरकार संदीप भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि संदीप टिंकू के कमरे पर पहुँच पाता है, इधर टिंकू अपने प्लान के तहत दोपहर में ही मार्केट में जाता है और मार्केट से एक तेजधार हथियार के साथ साथ 2 प्लास्टिक की बोरियां और रस्सी भी खरीद कर अपने कमरे पे लेकर आ चुका था। रात्रि के करीब 8 बजे के आसपास संदीप जब टिंकू के कमरे पे पहुंचता है, उसके बाद से टिंकू उसी तेजधार हथियार से इंद्रपाल के सर को उसके शरीर से अलग कर देता है और फिर उसके सर को एक पॉलीथीन में पैक कर देता है और बाकी की डेड बॉडी को एक प्लास्टिक की बोरी में पैक करने के बाद उसकी बेहतर तरीके से रस्सियों से बांध देता है और फिर रात्रि होने का इंतजार करता है। जब आधी रात हो जाती है, उसके बाद से संदीप और टिंकू दोनों ही मिलकर के इंद्रपाल की डेड बॉडी को लेकर वहां से निकलते हैं और करीब 10 किलोमीटर दूर चलने के बाद उसकी डेड बॉडी को जंगल में फेंक देते हैं। डेड बॉडी को जंगल में फेंकने के बाद वहीं से संदीप नागलोई अपने कमरे पर चला जाता है। इधर टिंकू जब अपने कमरे पर आता है, अपने कमरे की बेहतर तरीके से सफाई करता है
सफाई करने के बाद अपने कपड़े बदलता है और सारा सामान लेने के बाद उसी रात को ही अपने दरवाजे पे बाहर से ताला लगा करके अपने दूसरे कमरे करावल नगर में चला जाता है। और फिर वहाँ पे पहुँचने के बाद ये सारी बातें इंद्रपाल की पत्नी शशि बाला को बता देता है। लेकिन जब 2 दिन का समय गुजरता है और इन 2 दिनों के बाद भी इंद्रपाल जब अपनी पत्नी और बच्चियों से मिलने के लिए अपनी साली के कमरे पे नहीं जाता है तो इधर शशि बाला की छोटी बहन सुषमा परेशान हो जाती है। दरअसल सुषमा अपनी बहन से कहती है कि 2 दिन का समय गुजर गया, जीजा तुम लोग उससे मिलने क्यों नहीं आए। इस पर शशि बाला अपनी बहन से झूठ बोलते हुए कहती है कि तुम्हें मालूम है ना कि 1 नंबर के पियक्कड़ हैं, कहीं चले गए होंगे और अपने यार दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रहे होंगे। सुषमा कहती है कि ठीक है, अगर वो यहाँ पे नहीं आए तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे पे चलती हूँ ताकि मैं भी जीजा से मिल लूँगी। उसके साथ कमरे पे जब जाने के लिए कहती है, शशि बाला इसके लिए तैयार नहीं होती है। लेकिन सुषमा जब अपने जीत पर उतर जाती है, आखिरकार 20 मार्च को दोपहर के वक्त शशि बाला अपने दोनों बच्चियों के साथ साथ छोटी बहन सुषमा को भी लेकर अपने कमरे पे जाती है तो देखती है कि दरवाजे पे बाहर से ताला लगा हुआ है। इसीलिए शशि बाला अब अपनी बहन से कहती है कि मैं तुम्हें पहले ही बता रही थी ना कि वो घर पे नहीं होंगे किसी अपने यार दोस्त के साथ। लेकिन जब उसके नंबर पे फ़ोन करती है और जब कॉल नहीं लगता है तब जाकर के सुषमा अपनी बहन से कहती है कि ये भी तो हो सकता है कि जीजा कहीं गायब हो गए होंगे, क्यों ना हम थाने में चलते हैं। थाने में जाने की जब बात कहती है, शशि बाला इसके लिए तैयार तो नहीं होती है। लेकिन सुषमा जब अपने जीत पर उतर जाती है, आखिरकार शशि बाला अपनी बहन की बात मान लेती है और 20 मार्च को ही दोपहर के करीब 2 बजे के आसपास अपनी बहन को लेकर के इसी उस्मानपुर थाने में लेकर पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है, पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जब टिंकू को ढूंढना शुरू करती है और टिंकू को जब इस बात की जानकारी मालूम चलता है, आखिरकार 22 मार्च को रात्रि के करीब 8 बजे के आसपास सुषमा के घर पे जाता है और उसकी बहन शशि बाला से मुलाकात करता है और साथ ही साथ उसे समझाता है कि तुम थाने में जाओ और जाकर रिपोर्ट वापस ले लो और रिपोर्ट वापस लेने के बाद तुम अपने घर चले जाना। जब मामला सारा शांत हो जाएगा मैं तुम्हें वापस बुला लूँगा। इधर शशि बाला जब अपनी बहन को लेकर 23 मार्च को थाने में जाती है, उसी वक्त ही टिंकू सुशीला के नंबर पर फ़ोन कर देता है, जिसकी वजह से आखिरकार पुलिस टिंकू तक पहुंच जाती है। वाकई में टिंकू जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस सबसे पहले टिंकू को लेकर के उसके बताए हुए उस जगह पे जाती है और आखिरकार उस जगह से इंद्रपाल की डेड बॉडी को बरामद कर लेती है। पुलिस जब डेड बॉडी को बरामद कर लेती है, सबसे पहले उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर टिंकू के तहरीर पे इंद्रपाल की पत्नी शशि बाला और उसके दोस्त संदीप, इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब इन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है, अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन सबको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरी इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं। जिनमें से एक का नाम है राजेश कुमार सोनकर। राजेश कुमार सोनकर जो कौशाम्बी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं नजमुला आलम। नजमुला आलम जो कीरतपुर शाहनगर बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं किरण पटेल। किरण पटेल जो बनारस उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं मोहम्मद हामिद। मोहम्मद हामिद जो बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं छगन दास। छगन दास जो खरड़ा बांध पाली राजस्थान प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं आप तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।